नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 9 सितंबर 2025 और हम लेकर आए हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विश्लेषण भाग 1। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। आज हम कई विषयों पर बात करेंगे, कुछ नए मुद्दे हैं और कुछ ऐसे भी जिन पर शायद हमने पहले थोड़ी बात की हो, तो वो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर और भूगोल से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो चलिए इस जानकारी में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि परीक्षा के लिहाज से क्या अहम है। तो शुरुआत करते हैं पहले विषय से। पापुआ न्यू गिनी की बात करते हैं। हाल ही में खबर आई कि वहां के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय नौसेना बैंड ने पोर्ट मोरस्बी में एक मिलिट्री टैटू में हिस्सा लिया। ये तो सुनने में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम लगता है। ती का ही एक हिस्सा है। पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ओशियानिया में है, इंडोनेशिया के ठीक पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। अच्छा। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इसकी मैपिंग जरूरी हो जाती है। मतलब कौन से देश सीमा बनाते हैं, जैसे इंडोनेशिया पश्चिम में, कौन से सागर इसे घेरे हुए हैं, प्रशांत महासागर, बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर, कोरल सागर। और राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। और देखिए, ये संसाधन संपन्न देश है और चीन भी यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में भारत की उपस्थिति मायने रखती है। और इसकी भौगोलिक विशेषताएं भी काफी दिलचस्प है। आपने जिक्र किया लोकेशन का, लेकिन यहाँ ज्वालामुखी भी हैं, भूकंप और सुनामी का खतरा भी रहता है। मतलब रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है ये। हाँ बिल्कुल, माउंट विल्हेल्म यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, करीब 4500 मीटर ऊंचा। और ये जो ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां हैं, इसका मतलब है कि आपदा प्रबंधन इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही कहा। और दूसरी तरफ उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जबरदस्त जैव विविधता है, जैसे वो स्वर्ग के पक्षी, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, ट्री कंगारू, क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्डविंग तितली भी यहीं मिलती है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शासन प्रणाली के बारे में क्या? वो भी थोड़ी अलग है शायद। हाँ, वो भी दिलचस्प है। ये एक संवैधानिक राजतंत्र है और राष्ट्रमंडल का सदस्य भी, मतलब ब्रिटिश सम्राट ही राज्य के प्रमुख हैं, जिनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल करते हैं, और सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ये संरचना तुलनात्मक अध्ययन के लिए अच्छी है जब हम भारत के पड़ोसियों या अन्य कॉमनवेल्थ देशों को देखते हैं। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नियंत्रण पर आते हैं। MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। खबर है कि अमेरिका शायद 1987 के समझौते की एक तरफा पुनर्व्याख्या कर सकता है। हाँ, ये एक बड़ी खबर है। क्यों? ताकि वो रीपर जैसे जो उनके एडवांस्ड ड्रोन्स हैं, उन्हें विदेशों में बेच सके। ये तो काफी गंभीर कदम लग रहा है। पहले ये बताएं कि MTCR आखिर है क्या? देखिए, MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम कोई औपचारिक संधि या संगठन नहीं है। ये 35 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। भारत भी इसका सदस्य बना 2016 में। हाँ, 35वां सदस्य। सही। इसका मकसद है ऐसी मिसाइलों और UAVs मतलब ड्रोन्स के प्रसार को रोकना जो परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियार ले जाने में सक्षम हों। ये सदस्य देश स्वेच्छा से निर्यात नियंत्रण लागू करते हैं। स्वैच्छिक मतलब बाध्यकारी नहीं है? नहीं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसके तहत टेक्नोलॉजी को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, कैटेगरी I और कैटेगरी 2। कैटेगरी I में ज़्यादा संवेदनशील चीज़ें आती हैं, जैसे मिसाइलें जो 500 किलोग्राम पेलोड 300 किलोमीटर से ज़्यादा ले जा सकें, या उनके मुख्य सब सिस्टम जैसे इंजन। इन पर बहुत सख्त नियंत्रण होता है। और कैटेगरी 2? कैटेगरी 2 में थोड़ी कम संवेदनशील चीज़ें मानी जाती हैं, जैसे कम दूरी की मिसाइलें या मिसाइल बनाने के पुर्जे, सॉफ्टवेयर वगैरह। इनके ट्रांसफर पर सदस्य देशों को थोड़ी ज़्यादा छूट होती है। तो अब अमेरिका जो ये रीपर ड्रोन बेचने के लिए नियमों की पुनर्व्याख्या की बात कर रहा है, वो शायद कैटेगरी 2 को लेकर होगी? हाँ, ऐसा लगता है कि वो बड़े ड्रोन्स को शायद कम संवेदनशील मानकर उनके निर्यात नियमों में ढील देना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसके कई असर हो सकते हैं। जैसे? भारत के लिए क्या मायने हैं इसके? हो सकता है कि भारत जैसे देशों को उन्नत अमेरिकी ड्रोन मिलना आसान हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ चिंता ये है कि अगर ये तकनीक गलत हाथों में या कहें कि विरोधी देशों तक पहुंचती है, तो इससे क्षेत्रीय हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। ये तो है। और ये MTCR की अपनी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाएगा, क्योंकि ये अमेरिका का एक तरफा कदम होगा।
तो यूपीएससी मेंस के लिहाज से जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा दोनों से जुड़ा है। सही कहा। अच्छा, अब कनेक्टिविटी की बात चली है तो लाल सागर वाली घटना पर आते हैं। हाल ही में वहां समुद्र के नीचे केबल कटने से इंटरनेट बाधित हुआ। ये घटना क्या बताती है? सिर्फ एक तकनीकी खराबी या कुछ और? ये घटना हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कह सकते हैं नाजुकता को दिखाती है। लाल सागर कोई मामूली जलमार्ग नहीं है। ये अफ्रीका और एशिया के बीच है और बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य के जरिए हिंद महासागर से और स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर से जुड़ता है। हाँ, बहुत अहम रूट है। बिल्कुल, दुनिया का बहुत सारा डेटा ट्रैफिक और व्यापार इसी रास्ते से होता है। तो यहाँ अगर केबल कटती है तो ये सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं हो सकती, इसके पीछे भू राजनीतिक तनाव या जानबूझकर की गई कोई कार्रवाई भी हो सकती है, इसकी आशंका रहती है। और इसके आसपास की देश भी तो काफी अस्थिर हैं। हाँ, आप देखिए मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती, इनमें से कई देश खुद संघर्षों से जूझ रहे हैं। तो इस क्षेत्र की अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और संचार पर पड़ सकता है। प्रीलिम्स के लिए तो मैप वर्क इम्पॉर्टेंट है ही, मेंस के लिए ये भू अर्थशास्त्र यानी जियो इकोनॉमिक्स का अच्छा उदाहरण है। चलिए अब भारत के अंदर आते हैं, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की बात करते हैं। महाराष्ट्र से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। येडशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य में एक बाघ पहुंच गया है। हाँ, और वो भी विदर्भ से करीब 450 किलोमीटर चलकर। कमाल है। और उस इलाके में दशकों से कोई बाघ नहीं देखा गया था। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत महत्व है। ये वन्यजीव गलियारों यानी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की सफलता और उनकी जरूरत दोनों को दिखाता है। ये बताता है कि अगर जानवरों को सुरक्षित रास्ता मिले तो वो नए इलाकों में जा सकते हैं। इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है, आबादी फैल सकती है। ये येडशी अभयारण्य कहाँ है और कितना बड़ा है? ये महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में है, सह्याद्री के बालाघाट रेंज में, और ये काफी छोटा है, महज करीब 22-23 वर्ग किलोमीटर का। 1997 में बना था। इतना छोटा? तो क्या ये एक बाघ को सपोर्ट कर पाएगा? यही सबसे बड़ी चुनौती है। बाघ का यहाँ पहुँचना ये तो दिखाता है कि शायद इस इलाके का हैबिटेट, मतलब रहने की जगह, सुधर रही है। लेकिन क्या ये छोटा सा जंगल एक बाघ को लंबे समय तक पाल सकता है? और फिर मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा भी बढ़ जाता है। इस पर नजर रखनी होगी। इस अभयारण्य में एक रामलिंग मंदिर का भी जिक्र है। हाँ, भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। पास में झरना और गुफा भी है जो रामायण से जुड़ी स्थानीय कहानियों से संबंधित है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी प्रकृति और संस्कृति अक्सर जुड़ी होती हैं। कई संरक्षित क्षेत्रों में ऐसे पवित्र स्थल होते हैं। यहाँ की वनस्पति और दूसरे जीव कौन से हैं? यहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन और कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, जैसे सागौन, चंदन, नीम, बबूल। जानवरों में तेंदुआ, स्लॉथ बेयर यानी भालू, काला हिरण, सियार, भेड़िया, लोमड़ी, मॉनिटर छिपकली, साही, बाकिंग डियर, खरगोश वगैरह मिलते हैं। अब बाघ के आने से यहाँ का पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होगा। तो ये उम्मीद की किरण तो है, लेकिन प्रबंधन की चुनौती भी। बिल्कुल, सतत निगरानी और प्रबंधन बहुत जरूरी होगा। संरक्षण की बात चल रही है तो हिमालय से भी एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में हिमालयन ब्राउन बेयर देखा गया है। हाँ, और खबरों के मुताबिक शायद परिवार के साथ। ये वाकई बहुत अच्छी और दुर्लभ खबर है। ये कितना दुर्लभ है और इसकी क्या स्थिति अभी? हिमालयन ब्राउन बेयर, जिसका वैज्ञानिक नाम अर्सिस आर्क्टोस इज़ाबेलिनस है, इसे दिनमो भी कहते हैं लद्दाखी में। ये हिमालय के ऊंचे इलाकों का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इनका दिखना बहुत दुर्लभ है क्योंकि इनकी आबादी बहुत कम रह गई है और वो भी बिखरी हुई है। कहाँ पाए जाते हैं ये भारत में? मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे अल्पाइन और सब अल्पाइन इलाकों में टिम्बर लाइन के ऊपर, मतलब 3000 से 5500 मीटर की ऊंचाई तक। और इनकी संरक्षण स्थिति? वो बहुत चिंताजनक है। IUCN की रेड लिस्ट में ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I में है और साइट्स के परिशिष्ट I में भी, मतलब इनको कानूनी तौर पर सर्वोच्च सुरक्षा मिली हुई है। इनके बारे में कुछ और बताइए, व्यवहार वगैरह। और वो यति वाली कहानी से क्या कनेक्शन है? नर जो है वो मादा से बड़े होते हैं, घने, रेतीले या लाल भूरे रंग के फर होते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं। घास, जड़ें, कीड़े, छोटे जानवर जैसे मरमोट,
पिका वगैरह सब खाते हैं। सर्दियों में ये शीत निद्रा में चले जाते हैं, मतलब हाइबरनेट करते हैं। और ये अकेले रहना पसंद करते हैं, सिवाय माँ और उसके बच्चों के। और हाँ, वो यति वाली बात, ऐसा माना जाता है कि चूंकि ये कभी-कभी अपने पिछले 2 पैरों पर सीधे खड़े हो जाते हैं, शायद इसी से यति या हिम मानव की किंवदंतियों को बल मिला हो। अच्छा, दिलचस्प है। इनका दिखना गंगोत्री नेशनल पार्क के इकोसिस्टम के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और इंसानी दखलंदाजी से इनके आवास को खतरा तो बना ही हुआ है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये प्रजाति बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इसकी स्थिति और वितरण क्षेत्र। चलिए, अब कुछ घरेलू मुद्दों पर आते हैं। हालांकि एक दुखद खबर है, गुजरात के पावागढ़ में कालिका माता मंदिर रोपवे का तार टूटने से हादसा हुआ। ये मंदिर कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, ये बहुत ही दुखद घटना है। पावागढ़ का कालिका माता मंदिर, जो पंचमहल जिले में है, सिर्फ एक बड़ा तीर्थ स्थल ही नहीं है, बल्कि इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ओह, अच्छा। ये मंदिर काफी पुराना है, माना जाता है 10वीं-11वीं सदी का है, और ये चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है, जिसे 2004 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यूनेस्को साइट भी है? हाँ, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। सोलंकी राजपूतों और फिर गुजरात सल्तनत के महमूद बेगड़ा के समय में भी ये एक प्रमुख केंद्र था। इसकी वास्तुकला, इतिहास, ये सब यूपीएससी के आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस हादसे से क्या सबक मिलते हैं, खासकर तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा को लेकर? देखिए, ये घटना सीधे तौर पर तीर्थ स्थलों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके रखरखाव, नियमित सुरक्षा जांच और आपदा प्रबंधन की तैयारियों के महत्व को रेखांकित करती है। जैसे जैसे इन जगहों पर भीड़ बढ़ रही है, सुरक्षित और मजबूत बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना और भी जरूरी हो गया है। ये विकास पर्यटन और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को भी दिखाता है। सही बात है। अब स्वास्थ्य नीति की बात करते हैं। एक खबर है कि भारत में कैंसर को अधिसूचनीय रोग यानी नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने की एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अधिसूचनीय रोग का सीधा मतलब है कि कानून के तहत उस बीमारी के हर मामले की रिपोर्टिंग सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों को करना अनिवार्य हो जाता है। मतलब अगर किसी डॉक्टर या लैब में कोई केस आता है तो उन्हें सरकार को सूचित करना होगा। इससे फायदा क्या होता है? इससे अधिकारियों को बीमारी की निगरानी करने में मदद मिलती है। पता चलता है कि बीमारी कहाँ फैल रही है, किस पैटर्न में फैल रही है, कौन से इलाके हॉटस्पॉट बन रहे हैं। इससे संभावित प्रकोपों की पूर्व चेतावनी मिल जाती है और रोकथाम व नियंत्रण के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकती हैं। भारत में कौन-कौन से रोग अधिसूचनीय हैं अभी? कई हैं, जैसे हैजा, टीबी, एड्स, डेंगू, हेपेटाइटिस, कुष्ठ रोग, प्लेग, खसरा वगैरह। ये लिस्ट राज्य सरकारें तय करती हैं और ये अलग-अलग राज्यों में थोड़ी भिन्न हो सकती है। WHO के भी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम है जो वैश्विक निगरानी के लिए रिपोर्टिंग अनिवार्य करते हैं। तो कैंसर को इस लिस्ट में डालने की सिफारिश क्यों? क्योंकि भारत में कैंसर एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है। अगर इसे अधिसूचनीय बनाया जाता है तो कैंसर के मामलों का एक विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, मतलब हमें पता चलेगा कि किस तरह का कैंसर देश के किस हिस्से में ज्यादा हो रहा है, किन आयु समूहों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये जानकारी रिसर्च के लिए, संसाधनों के सही आवंटन के लिए और लक्षित रोकथाम कार्यक्रमों, टारगेटेड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, डेटा तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हालांकि इसमें गोपनीयता और डेटा प्रबंधन जैसी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन पब्लिक हेल्थ के नजरिए से इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जीएस पेपर 2 के लिए ये काफी प्रासंगिक है। स्वास्थ्य, सरकारी नीतियां। अब एक बड़ी परियोजना से जुड़ी खबर पर आते हैं। जम्मू कश्मीर में रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन हुआ है। पहले ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट है क्या? रतले प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बन रहा एक हाइड्रो पावर प्लांट है। ये 850 मेगावाट का रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर? हाँ, मतलब इसमें बहुत बड़ा जलाशय नहीं बनाया जाता, नदी के बहते पानी से बिजली बनाई जाती है। इसे रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बना रही है, जो कि NHPC और जम्मू कश्मीर सरकार का एक जॉइंट वेंचर है। NHPC का 51% और JNK सरकार का 49% हिस्सा है इसमें।
ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से तो ये जरूरी होगा। हाँ, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए। इसमें एक 133 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनना है और एक भूमिगत पावर हाउस। इसे काफी बिजली पैदा होने की उम्मीद है। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर कुछ विवाद भी तो रहा है। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान इस पर आपत्ति जताता रहा है। उसका आरोप है कि ये प्रोजेक्ट 1960 की सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन करता है। भारत इन आरोपों को खारिज करता है। अच्छा, तो ये भारत पाकिस्तान संबंधों से भी जुड़ा मामला है। जैसा कि ये हालिया भूस्खलन भी दिखाता है। तो ये विकास बनाम पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद दोनों का एक केस स्टडी है। जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए महत्वपूर्ण। चलिए अब दो और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरें लेते हैं। एक स्वास्थ्य से जुड़ी है। WHO ने अपनी आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची EML अपडेट की है। हाँ, इसमें कैंसर, डायबिटीज और मोटापे से जुड़ी कुछ नई दवाएं शामिल की गई हैं। ये EML क्या होती है? WHO की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट यानी EML एक तरह से उन न्यूनतम दवाओं की सूची है जो किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जरूरी मानी जाती हैं। इसे हर 2 साल में एक्सपर्ट्स की कमेटी अपडेट करती है। इसका आधार क्या होता है? इसका आधार होता है कि दवा सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता वाली जरूरत को पूरा करती हो, उसके फायदे नुकसान के पुख्ता सबूत हो और वो किफायती हो, मतलब लोग उसे खरीद सकें। आवश्यक दवाएं वही हैं जो आबादी की मुख्य स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करें। तो इसका क्या असर होता है? देखिए, दुनिया के 150 से ज्यादा देश, जिनमें भारत भी है, अपनी राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची यानी NEML नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स बनाने के लिए WHO की इसी मॉडल लिस्ट को आधार बनाते हैं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ये जरूरी दवाएं सही मात्रा में, सही डोज में, अच्छी क्वालिटी के साथ उपलब्ध हों और लोग उन्हें वहन कर सकें। इस बार NCDs यानी गैर संचारी रोगों पर फोकस बढ़ना भारत जैसे देशों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। और आखिरी खबर शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र से। भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड ISO में अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, चीन में हुआ था ये 18वां ISO 2025 और भारतीय टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। ये ISO क्या है? ISO मतलब इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड। ये माध्यमिक स्कूल के छात्रों कक्षा 9 से 12 के लिए पृथ्वी विज्ञान की एक प्रतिष्ठित सालाना अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसमें भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान जैसे विषय शामिल होते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है छात्रों में पृथ्वी विज्ञान के प्रति रुचि जगाना, टीम वर्क और विचारों का आदान प्रदान बढ़ाना। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। भारत इसमें 2007 से हिस्सा ले रहा है और 2013 में मैसूर में इसकी मेजबानी भी कर चुका है। भारत में छात्रों को चयन कैसे होता है इसके लिए? भारत में इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है, भारतीय राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड यानी NSO। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया मिलकर आयोजित करते हैं। NSO में जो छात्र टॉप करते हैं उन्हें फिर ISO में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। MOES अपनी रीच आउट योजना के तहत इसे सपोर्ट करता है। ये विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने का एक अच्छा मंच है। बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमने कई अलग अलग विषयों को समेटा। पापुआ न्यू गिनी से लेकर रतले प्रोजेक्ट, MTCR से WHO EML और बाघ भालू से लेकर कैंसर और ओलंपियाड तक काफी विस्तृत रेंज रही आज। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इन सब को जोड़कर देखें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। एक तरफ वैश्विक सहयोग और मानक कितने जरूरी हैं, जैसे हमने MTCR, WHO, EML या IESO में देखा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों का क्रियान्वयन और उनकी चुनौतियां, जैसे अधिसूचनीय रोग का मामला हो या वन्यजीव गलियारों का, या फिर पावागढ़ जैसे हादसे के बाद बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का सवाल। सही। और सबसे महत्वपूर्ण, जो लगभग हर दूसरे मुद्दे में झलकता है, वो है विकास की जरूरतें और पर्यावरण संरक्षण की अनिवार्यता के बीच संतुलन साधने की लगातार चुनौती। चाहे वो रतले प्रोजेक्ट हो, हिमालयी भालू का संरक्षण हो या येडशी में बाघ का पहुंचना हो, इन सभी मुद्दों के जो आपसी कनेक्शंस हैं उनको समझना UPSC की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है कि ये विश्लेषण सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी रहा होगा और आपको इन विषयों पर और गहराई से सोचने के लिए कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे भाग 2 के साथ,
जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।